गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि कल का सेशन आपको मज़ेदार लगा है। तो आज फिर से आपका एक नया सेशन है। दिस इज टोटली मैराथन क्लास। कल था संग्राम, आज है मैराथन, मैराथन ऑफ कंप्यूटर्स। कि मैराथन ऑफ, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर्स के। कल भी थे, कल थोड़े कम थे। आज आपका कंप्यूटर्स का भी है। इसमें हिमाचल जीके की भी क्लासेस है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, देन करंट अफेयर्स, पूरा पेपर बेस्ड है। आज कल का सेशन और आज का सेशन, देखिए जो अभी सेशंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इन सेशंस को मिस मत करना। जितना हो सकता है लाइक करना, शेयर करना और दूसरों को भी रिकमेंड करना, ताकि अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो आपके आने वाले सेशंस हैं उनको भी मिस मत करना, क्योंकि अभी ये जो 3-4 दिन है ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर बाय द वे सेशन में से कोई भी क्वेश्चंस आ गए तो कहीं ये ना हो कि आपके मिस हो जाए। कोशिश मैं अपनी तरफ से करूंगी, मैं अपना 1% दूंगी, आपका 99% आपकी तैयारी है। और आज का सेशन में एक्सप्लेनेशन है, कल से जो सेशंस होंगे उनमें एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगी। दिस इज द मैराथन क्लास। लेट्स सी कितना कवर करती है ये। ठीक है, बस इतना बता दीजिए कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है, आप बोर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके आगे देखते हैं। साच पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। साच पास जो है, और आपका एक पेपर हुआ है 918, उसको भी हम डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि डील नहीं करेंगे, पर उसको मैं कुछ कुछ नए तरीके से डील करने वाली हूँ। तो डोंट वरी, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि क्या है। ठीक है, साच पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। साच पास किस, एक दर्रा है। पास क्या होता है? एक शॉर्ट वे और अ शॉर्टकट टू क्रॉस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन पार्ट टू अनदर। तो साच पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? मंडी, किन्नौर, शिमला या चंबा? तो देखिए, किन्नौर में आपका रिंग, जिसको बोल सकते हैं एनिमल पास है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एनिमल पास जो किन्नौर और घड़वाल को अलग करता है। मंडी, दुलची पास। शिमला आपका चूड़ चांदनी, जो चूड़धार की पहाड़ियां यानी सिरमौर और शिमला को अलग करता है। तो साच पास चंबा और पांगी को अलग करता है। देखिए, पदरी भी पूछा जा सकता है, जो चंबा और जम्मू को अलग करता है। देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, साच पास है, दरट्टी पास है, ये वारू पास जो चंबा और धर्मशाला को अलग करता है। इस तरह से दर्रा हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। द एशियन नेम ऑफ कांगड़ा वॉज, कांगड़ा का पुराना नाम क्या है? तो आपके आगे ऑप्शंस है नगरकोट, किल्लाड़, जालंधरा या कौरवपुर। देखा जाए, कौरवपुर जो है, कौरवपुर तो नहीं कहा जाता इसको। ठीक है, जालंधरा एक तरह से कहा जाता है, जलंधर, बट इस यहाँ पे जलंधर के कान गिरे थे इसीलिए इसको जलंधर द्वीप में भी लेते हैं। बट ये बेसिकली नाम नहीं है। किलाड़ इज फॉर पांगी, आंसर इज नगरकोट। अगर हम इसमें बात करें तो कांगड़ा किसकी रियासत रही है? त्रिगर्त की। थॉमस कॉरियट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम ऑन त्रिगर्त, जो कि क्या थे? 1615 में आए थे। त्रिगर्त जो है वो 3 नदियों का संगम है। और त्रिगर्त के बारे में हम क्या जानेंगे? अगर त्रिगर्त में राजा सुशर्मा ने कांगड़ा किला बनाया था, जो जिसने किसका साथ दिया था? कोरवाज का साथ दिया था। किसके खिलाफ? जो मत्स्य राजा थे ना, विराट, उनको हराया था। ठीक है, किलाड़ पांगी, पांगी से फूल यात्रा। ठीक है, पांगी में फूल यात्रा होती है। इसमें बसोआ को या बैसाखी को क्या कहा जाता है? आपके लिशु। जस्ट वेट, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। नेक्स्ट आता है आपका नूरपुर स्टेट। में यहाँ खड़ी हो जाती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। नूरपुर स्टेट वॉज ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नूरपुर। नूरपुर का पुराना नाम, पहला क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लेते हैं हम, धमेरी। धमेरी, ठीक है, धमेरी किसने रखा था? बासदेव ने। फिर वैसे इसको बनाने वाले कौन थे? झेतपाल। ठीक है, नूरपुर का जो राज्य था वो सबसे पहले किसकी जनित, मतलब ऊंचाइयों में किसके था? मधानता। मधानता सिरमौर के हैं। ठीक है, मधानता नहीं है। मधानता प्रकाश वॉज द रूलर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रूप सिंह, रूप सिंह नहीं।
ठीक है, आपका जगत सिंह या फिर भक्तमल। देखिए भक्तमल ने तो शाहपुर कोट बनाया, ठीक है, अकबरनामा में इसका मेंशन है, बैरम खान ने इसको मारा था। आंसर इज जगत सिंह। कौन है आपके? जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पे क्या था? जगत सिंह के टाइम पे जहांगीर यहाँ आए थे और इन्होंने जहांगीर किला, जहांगीर दरवाजा नूरपुर में बनाया, जो आपका कांगड़ा किला था। और 1622 में कांगड़ा किला जो था वो किसके पास था? आया था जहांगीर के पास। जगत सिंह के टाइम, जगत सिंह ने ही इसका नाम क्या रखा था? नूरपुर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200? मंडी स्टेट 1200 एडी में किसने की? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने कल्याण सिंह की बॉडी बनाई, ठीक है। बीर सेन ने 756 ईस्वी में जो है सुकेत बनाया था। क्या बनाया था? सुकेत। तो ये नहीं है। 1200 में किसने बनाया था? बाहु सेन ने। और 1526 में बनाया था अजबर सेन ने, जिसने आपका भूतनाथ टेम्पल भी बनाया। एक चीज और बता देती हूँ, जो आपका बाहु सेन है इसने सीधा मंडी कैसे, ये कुल्लू चला गया था। कुल्लू की एक मंगलोर जगह थी जहां पे इसने अपनी कैपिटल हाट बनाई थी। तो आंसर इज बाहु सेन। धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि धामी फायरिंग पूछी जाती है। धामी फायरिंग जो है ये पूछी जाती है। और धामी फायरिंग किससे रिलेटेड है आपकी? धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस। देखिए धामी फायरिंग 1939, 1942 में पझोता आंदोलन, 1947 में भारत आजाद हुआ था। अगर 1949 नहीं याद रखना तो याद रखना 1948 में हमारा 30 रियासतों को बनाकर हिमाचल प्रांत बना था। आंसर इज 1939। 1939 क्या? 16 जुलाई 1939 को आपका धामी फायरिंग हुआ था। 1937 में धामी प्रचारणी सभा बनी थी और 1939 में 13 जुलाई 1939 में ये धामी प्रजामंडल बना था, ठीक है। उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सीताराम। और 16 जुलाई को जो है धामी कांड हुआ था, जिसमें भागमल सोठा को घनाहाटी तक पकड़ लिया गया था। और कहा जाता है कि जब घनाहाटी में पकड़ा तो वहां पे राजा ने घबराकर क्या किया था? गोली चला दी थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। इस स्कैंडल में सिर्फ 2 पीपल जो थे उन पे गोली चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी, बाकी जो है वो बच गए थे। और जिसकी वजह से केस जो था किसको हैंडल किया गया था? अन्नूलाल को। और अन्नूलाल ने क्या किया था? उनको किसने भेजा था? अन्नूलाल को महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि इस केस की जस्टिफिकेशन किसको दी जाए? अन्नूलाल को। आज मैं आपको इससे एक नया करंट अफेयर बताती हूँ कि जो टैब्लियो है गणतंत्र दिवस के, जो 2022 का गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसमें जो हिमाचल से झांकी निकलेगी, जो टैब्लियो निकलेगा हिमाचल से, वो है धामी फायरिंग का। मीन्स जो इस गणतंत्र दिवस में, जैसे देखा आपने देखा होगा हिमाचल से लाहौल का गया था, पहले चंबा का गया था, और इस बार जा रहा है धामी फायरिंग का एक प्रॉपर टैब्ल्यू जा रहा है जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस गणतंत्र दिवस। दिस इज द करंट अफेयर ऑफ हिमाचल, ठीक है। तो आंसर इज 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट। श्री गोपाल टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? तो श्री गोपाल टेम्पल बिलासपुर में है, कुल्लू में है, चंबा में है, या सोलन में है? तो सोलन का सबसे ऊंचा टेम्पल कौन सा है? आज मैं शूलिनी नहीं बताऊंगी, आज हम करेंगे जटोली टेम्पल। क्या है आपका सबसे ऊंचा? जटोली टेम्पल, ठीक है। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी। सोलन में जो है आपका चंबा घाट में क्या है? आपकी मशरूम वैली, जहाँ पे मशरूम सबसे ज्यादा उगाई जाती है। सोलन में मोनेस्ट्रीज भी हैं, एलआर इंस्टीट्यूट भी है, शूलिनी इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेस भी है। तो ये नहीं, आंसर इज मोहन ब्यूकन ब्यूरी भी यहीं पे है। नेक्स्ट आता है श्री गोपाल टेम्पल चंबा में। चंबा में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, 84 टेम्पल है। देन इसके बाद बंसी गोपाल टेम्पल है, हरि राय टेम्पल है, ये सारे हैं। चंबा को बनाने वाले कौन थे? साहिल वर्मन। और ब्रह्मपुर को बनाने वाले आपके मारू वर्मन। कुल्लू को बनाने वाले थे बिहिंगमिंग पाल। कैपिटल क्या रखी? जगतसु। और जो आपके विशुद्ध पाल थे उसने नगर की थी। लास्ट पाल कौन से थे? कैलाश पाल। उर्दन पाल ने संध्या देवी का टेम्पल बनाया। और लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू इज अजीत सिंह।
ठीक है। तो श्री गोपाल टेम्पल कहाँ है, ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन, दैट इज बिलासपुर। और किसने बनाया था, अनंत चंद ने। किसने बनाया था, अनंत चंद ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्टॉल्ड द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653। जो आपके कुल्लू में 1653 पे किसने रघुनाथ की मूर्ति को बिठाया था या स्थापित की थी। अवध सिंह नहीं, सुल्तान चंद जो है ये इसके साथ जगत सिंह का युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने वजीरी रूपी जीती थी और जिससे क्या हुआ था, आपका सुल्तानपुर बना था। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको कर दिया था, सुल्तानपुर का। और एक चीज, अवध सिंह की जगह आप अजीत सिंह कर लो, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू। सूरज सेन, सूरज सेन तो मंडी के राजा थे जिसने माधोराव की जलेब बनाई थी, तो ये नहीं है। आंसर इज जगत सिंह, जगत सिंह। दिवोदत्त ने इनको जो है क्या कहा था, दिवोदत्त ने श्राप दिया था और दामोदर दास जो थे ये अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाए थे। कहा जाता है जब रघुनाथ की मूर्ति वहां लेकर आ रहे थे तो बीच में जब लोगों को पता चला तो लोग छीन रहे थे मूर्ति, तो ये मूर्ति अपने आप ही कुल्लू की तरफ डाइवर्ट हो गई थी। इसीलिए फिर ये मूर्ति जैसे ही इस्टेब्लिश्ड की गई और जैसे ही इसका चरणामृत पिया गया था तो जगत सिंह का जो भी कोड था वो ठीक हो गया था। ठीक है, तो आंसर इज जगत सिंह। बेटाज इन द लाहौल आर, बेताज, बेताज जो होते हैं लाहौल पीपल्स में क्या कहलाते हैं, आपका स्कॉलरली मैन यानी विद्वान पुरुष, वॉरियर्स, प्रीस्ट, प्रीस्ट होते हैं लामाज, वॉरियर्स नहीं, प्रीस्ट नहीं, स्कॉलर्स नहीं, आंसर इज प्रोफेशनल डांसर्स। पत्थर का खेल इज फेमस फेयर ऑफ मशोबरा सीपी फेयर, नारकंडा नहीं, जाली नहीं, आंसर इज हलोग। हलोग किसकी कैपिटल है, धामी की। धामी को बनाने वाले गोविंद पाल, गोवर्धन सिंह के टाइम पे जो है धामी जो है की कैपिटल क्या कर दी गई थी, हलोग। और जो कहा जाता है इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और राजपाल जो थे उन्होंने अपने साथ पाल हटाकर सिंह प्रत्यय लगाया था। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए आज मैं बिल्कुल सिंपल ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वॉज, क्या आएगा, बियासपुर। बियासपुर नाम था आपका बिलासपुर और बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर, जिसको बीरचंद ने बनाया। और व्यासपुर किसने बनाया था, दीपचंद ने, जिसने ढोलरा महल। नहाड़ी टेम्पल भी इन्होंने बनाया है, नहाड़ी पैलेस जिसको बोलते हैं। कहा जाता है कि जब दीपचंद की शादी हो रही थी तो जो इनकी रानी थी, जैसे इनकी डोली उठाई गई तो वो डोली उठ नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रीस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जो इनका जो वो रानी थी उनकी उनका एक गुरु था, वो किसी के लिए डिवोटेड थे, दैट इज नहारी। और जैसे ही वो मूर्ति या जैसे ही नहारी मूर्ति को अपने साथ लेकर गए तब से जो है, इसीलिए कहा जाता है ये ढोलरा महल बनाया, नहाड़ी पैलेस तब बनाया गया बिलासपुर में। ठीक है, ब्रह्मपुर, कीरग्राम, बैजनाथ। बैजनाथ एक जगह है जहां पे आपका दशहरा नहीं मिलता, धमेरी, नूरपुर। ठीक है, तो आंसर इज ब्रह्मपुर। श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर लोकेटेड एट, देखिए कितने क्वेश्चंस आज चंबा से पूछे गए हैं। तो ब्रह्मपुर आपको मैंने बताया था, अयोध्या से राजा आया था मारूवर्मन, जहाँ इसने, और ये सूर्यवंशी राजा था जिसने हिमाचल में ब्रह्मपुर अपनी कैपिटल बनाई थी 550 में। श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कितने हैं, 6। ये कहाँ पे है, किसने बनाया है, साहिल वर्मन ने। कहा जाता है जो उसकी मूर्ति है विष्णु की, वो विष्णु की मूर्ति जो है युगांकर वर्मन लाए थे। कितने बेटे थे इनके, 99, और 10 बेटे थे इनके। ठीक है, तो जिसमें से युगांकर वर्मन जो है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को बाहर से लाए थे। अब देखा जाए तो भरमौर जो कहा जाता है चंपावती, इनके जो योगी गुरु थे वो थे चरपटनाथ। तो लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है भरमौर, भरमौर में नहीं है, भरमौर में आपका एकमात्र कहा जाता है यमराज का टेम्पल पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है, आपके भरमौर में है। देन इसके बाद शक्ति देवी मंदिर है, 84 टेम्पल्स, दैट इज द ग्रुप ऑफ छोटे छोटे टेम्पल्स है। गणेश टेम्पल है,
ठीक है। मंडी, मंडी में भूतनाथ टेम्पल, पंचवक्त टेम्पल है आपका, देन दमदमा महल है। फिर आपका नाहन, नाहन में जैसे रेणुका जी मंदिर है, तो आंसर इज चंबा। आंसर क्या है आपका? चंबा। मणिमहेश टेम्पल भी है, और अगर मणिमहेश कहा जाता है, मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? चंबा में लगता है। मणिमहेश का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शिवजी हैं वो किस रूप में विराजे हैं? मणि के रूप में। Which Mughal emperor erected a mosque inside the Kangra fort? कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनाई थी? अकबर ने। अकबर ने जयचंद को जो है कहा जाता है अपना बंदी बनाया था, और अकबर ने जो है उसका मतलब जिसे कह सकते हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट 1572 में किसने की थी? विधि चंद ने। और अगर अकबर की बात करें तो तोडरमल को यहाँ भेजा था कांगड़ा में, जैसे लैंड नपाई के लिए, ठीक है। ये नहीं है। अकबर कुल्लू भी आया है, राइट, और कांगड़ा में इन्होंने जो है छत्र भी चढ़ाया है। नेक्स्ट आता है जहांगीर। शाहजहां नहीं, औरंगजेब नहीं, आंसर इज जहांगीर। देखिए, अगर औरंगजेब की बात करूं तो इन्होंने छतर सिंह को मैसेज या ऑर्डर दिया था कि सारे टेम्पल्स को डेमोलिश कर दिया जाए, लेकिन छतर सिंह ने इनकी बात नहीं मानी। तो ये क्वेश्चन भी आता है किसने जो है औरंगजेब की बात मानने से मना कर दिया था? वो थे छतर सिंह, ठीक है। तो आंसर इज आपका जहांगीर। कांगड़ा किला पे जहांगीर दरवाजा और जहांगीर किला किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया है। कहाँ पे? नूर, और इसी की बेसिस पे नूरपुर का नाम, इनकी रानी की बेसिस पे नूरपुर का नाम पड़ा था। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो आपका बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? पट्टीगिरी, पट्टीगिरी नहीं है। डीएसएल पे आपका सरबारी प्रोजेक्ट है जो कि कुल्लू में बन रहा है। जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये बन रहा है आपका बसपा, बसपा हिल से निकलती है और सतलुज में कहाँ जाकर मिलती है? सतलुज से करछम, और करछम में क्या है आपका? शिप ब्रीडिंग फार्म। करछम में जो है ये कहाँ पे पड़ता है? आपके किन्नौर में, ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर इज आपका जेपी। आंसर क्या आएगा? जेपी। एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? देखिए, आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन पढ़ सकता है? पहला कि सबसे पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है? शानन प्रोजेक्ट है, जो कि है वेस्टर्न हिमालयज में, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करता है पंजाब। और वैसे ये है कहाँ पे? मंडी में है, जोगिंदर नगर पे। ऊल प्रोजेक्ट, ऊल नदी ट्रिब्यूटरी जो है ब्यास की, उस पे है। 2024 में इसको 100 ईयर्स हो जाएंगे। 1927 में ये कमीशन हुआ था, बनाना शुरू हुआ था, और 1932 में ये कमीशन हो गया था। अब क्या है जो आपका उसके बाद जो पहला इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट हुई थी हिमाचल में, तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? गिरी प्रोजेक्ट। पहला कौन सा था? गिरी प्रोजेक्ट, ठीक है। और दूसरा अगर बताएं सबसे ऊंचा कौन सा है? रोंगटोंग। और सबसे बड़ा कौन सा है? आपका पार्वती प्रोजेक्ट। तो आंसर, और पार्वती प्रोजेक्ट किस पे बना है? आपका पार्वती नदी पे बना है। कहाँ से निकलती है? मंतलाई झील से निकलती है और शमशी में जाकर ब्यास से मिलती है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे एक और प्रोजेक्ट है, जैसे इसमें प्रोजेक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बनवा प्रोजेक्ट, गज प्रोजेक्ट, ये सारे आएंगे। देन उसके बाद रोंगटोंग प्रोजेक्ट हाईएस्ट है। चिनाब पे थिरोट सिसु बना है। करछम वांगटू किस पे बना है? ये बना है सतलुज पे बना है। कोल डैम जो है इसको एनटीपीसी लेता है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से पड़ेगा, जैसे शानन प्रोजेक्ट का पढ़ सकता है। देन आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पे पूछा है कब बना था? 1975 में तो नहीं बना, लेकिन 1977 को याद रखना। 1977 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन 1975 में तो वॉर भी हुई थी और इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई थी। 1982 नहीं, 85 में आपको याद रखना है, तो 85 में आप याद कर लीजिए आपका क्या कहते हैं इसको, वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी बनी थी। 1971, आंसर इज 1971। देखिए 1971 में आपका स्टेट भी बना, 1970 में आपकी एचपीयू भी बनी, 1971 में ही आपका हाई कोर्ट बना था। तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से निकलेंगे आपके? 1971। Which airport of HP become operational in 1989? देखिए झुब्बरहट्टी, सोलन, शिमला में बोलते हैं वैसे, गग्गल या भुंतर? भुंतर कुल्लू में है, आंसर इज
गग्गल। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? गग्गल, जो कि कांगड़ा में है, भुंतर जो कि कुल्लू में है, जुब्बरहट्टी जो कि शिमला में है, और अब जो बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो नागचला मंडी में बन रहा है। कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनेगोरेटेड। देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में किसने की थी? देखिए इसको कैप्टन बरोग ने बनाया था, लेकिन कैप्टन बरोग ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनको किसी टनल का रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जो है एच.एस. हैरिंगटन ने इस टनल का या इस रेलवे लाइन को कंप्लीट किया था। बालखू इज रिलेटेड टू दिस कालका शिमला रेलवे लाइन। वाई? क्योंकि सुपरस्टिशियस बिलीव्स के कारण, अपनी स्टिक्स और मैजिक के कारण उन्होंने टनल्स का रास्ता बताया था, तो जिसके कारण भालकू म्यूजियम जो है वो शिमला में है। तो कर्जन, लॉर्ड लेटन कब आए थे? 1876 में, तो ये कैंसिल। लॉर्ड डलहौजी ने 1850-51 में आपकी क्या बनाई थी? हिंदुस्तान तिब्बत रोड, और ये चीनी में रहते, ये डलहौजी भी आए हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1885 में रिपन हॉस्पिटल बनाया, जो कि 1888 में क्या गवर्नमेंट को दिया गया डफरिन के द्वारा, और 1990 में इसको दीनदयाल हॉस्पिटल बना दिया। आंसर इज लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने अपनी बेटी के नाम से क्या बनाया? नालदेहरा कोर्स, 9 गोल्फ कोर्स जो कि नालदेहरा में है, ठीक है। तो ये याद रखना। इससे आ सकता है कितनी टनल्स हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है कितना, ये है आपकी नेहरू गॉज। विच वॉज द अर्लियर नोन एज वाइस रीगल लॉज? वाइस रीगल लॉज 1888 में बना था। मैनर विले ये अमृत कौर का था। होम्स नहीं, आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज, जो कि 1965 में इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। यहाँ तक किस किस को भाई मज़ा आ रहा है और पढ़ने में अच्छा लग रहा है? तो अब आते हैं हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन। इससे पहले मुझे ये बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और कितनों को कितना सही लगा है, मतलब कितनी जल्दी आपके जो हमने हिमाचल के क्वेश्चंस किए हैं वो किस किस के बिल्कुल सही गए हैं। ये आज थोड़ा सा मैंने इसको लाइट रखा है ताकि आप पढ़ सको और उसके बाद आप रिवाइज कर सको, लेकिन कल के सेशन में आप भूलना मत, क्योंकि कल का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर कंप्यूटर क्लास, और एक क्लास आपकी और होगी, ठीक है। वो आपकी उसी क्लास में जो आज का पेपर हुआ ना आपका जो 918, उसके क्वेश्चंस को कल आपके सेशंस में डील किया जाएगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट सेशंस एज वेल एज ज्वाइन दैट 7 to 8 क्लास। आज कितनी जल्दी ये कवर होती है उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर मैं 7 से 8 क्लास ले पाई, अदरवाइज कल तो होगी आपकी 7 से 8 क्लास। पर कल का सेशन इसको बोल सकते हैं आप महा मैराथन भी है, क्योंकि सारे कंप्यूटर अलग होगा एक कंप्यूटर सेशन, और दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स टोटली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पेपर्स ऑफ 2021। तो कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था वो पिछला जो कंप्यूटर प्रोग्रामर पेपर हुआ था ना इसमें 2020 में, उससे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था। ऑरेकल इज एन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दीज? जल्द से जल्द बताएं। अब देखेंगे कि आपको कितनी तैयारी है, ठीक है, आपकी कितनी तैयारी है। तो देखिए आपका एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज द कनेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके चलता है वो है आपका ऑरेकल। ऑरेकल जो है ये पहला डेटाबेस सिस्टम है, और डेटाबेस सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? आपका डेटास पे। जो आपका डेटाबेस सिस्टम है वो बेसिकली ये क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो किस पे डिपेंड करता है? रिलेशंस पे। और रिलेशंस क्या होते हैं? आपके टेबल्स, ठीक है। कार्डिनल एंटिटी दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट्स, एंटिटी की प्रॉपर्टीज दैट इज एट्रीब्यूट्स, एंड देन उसके बाद जो टेबल्स हैं वो क्या है? कॉलम्स। रोज क्या है? रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स जो है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम टप्पल्स भी बोलते हैं रोज को, और नंबर ऑफ टप्पल्स क्या बताती है? कार्डिनलिटी। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बताते हैं? आपकी डिग्री। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर दैट इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम MS वर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग? कौन सा सॉफ्टवेयर जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग पे है?
पेज मेकर आपका वर्ड स्टार, MS वर्ड या ऑल ऑफ दीज? जस्ट वेट, ठीक है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या ऑल ऑफ दीज? तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? जिसमें हम स्टोरी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक्स भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है। तो एक वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? पेज मेकर भी है, ठीक है, जिसमें आप रिज्यूम्स वगैरह बना सकते हो। वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम्स? रिज्यूम्स यानी आपके CVs। अगर हमें अपना रिज्यूम, अपना प्रोफाइल बनाना है, हम किस पे बनाएंगे? एक्सेल पे बनाएंगे, डेटा शीट्स पे बनाएंगे, या फिर पावर पॉइंट पे बनाएंगे? नहीं, हम इन तीनों पे नहीं बनाएंगे। हम किस पे बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स पे बनाते हैं। तो MS वर्ड पे भी बनाएंगे, पेज मेकर पे भी बनाएंगे। तो आंसर इज बोथ A and B। जावा इज द लैंग्वेज फॉर द इंटरनेट, जिसको किसने दिया था? जेम्स गॉसलिंग ने दिया था। और इसके लिए स्क्रिप्ट होती है जावा स्क्रिप्ट, और इसके लिए बाइट चाहिए हमें JVM, दैट इज बाइट कोड चाहिए होता है वर्चुअल मशीन के लिए। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, देखिए ये कितनी बार आया है क्वेश्चन, और अब तो इसको टिप्स पे कर लीजिए। मैं आपके लिए प्रैक्टिस लाई हूँ, आपने अपने आप को रिफाइन करना है कि आपकी कितनी तैयारी है या आपका कितना रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज नोन एज शट डाउन तो नहीं होगा भाई। कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट करें तो कोल्ड बूटिंग तो आएगी नहीं, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। लॉगिंग ऑफ भी नहीं आएगा, आंसर इज वार्म बूटिंग। क्या होता है? वार्म बूटिंग। और स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर की टर्म इससे क्या रिलेटेड है? बूटिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस या पेरिफेरल्स। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं या आपके USBs वगैरह होते हैं, तो ये नहीं है आपके। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होंगे? विंडोज, लाइनेक्स, ये है, तो ये भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या है? कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, अप्लाई उस पर कोई भी आप काम करोगे वो उसकी एप्लीकेशंस है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज एप्लीकेशंस। डॉक्यूमेंट्स नहीं कहलाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कनेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर में प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे देते हैं? जब हम कोई टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आंसर इज एप्लीकेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वर्ड प्रोसेसिंग आ गया, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। जैसे MS ऑफिस में वर्ड है, एक्सेस है, ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं अपना टेस्ट। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दैट इज योर टेलीफोन्स, आपके चैट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है। तो आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एप्लीकेशन पता चल गई। एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम क्या है? दैट इज योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम ह्यूमन इजीली रीड कर लेगा वो क्या होता है? कंप्यूटर क्या रीड करता है? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी डिजिट्स। और बाइनरी डिजिट्स में हमारा आता है 0 और 1, दैट इज बिट्स। ऑब्जेक्ट कोड इसको बोलते हैं। इसका मतलब हमें जब अगर हम सोर्स देंगे तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ह्यूमन क्या समझता है? सोर्स समझता है। तो आंसर इज सोर्स, दैट इज योर हायर लेवल लैंग्वेजेस। और हायर लेवल लैंग्वेजेस से लोअर लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? आपके कंपाइलर्स, मिड लेवल से लो लेवल तक असेंबलर्स। प्रोग्राम कोड नहीं, ह्यूमन कोड नहीं, सिस्टम कोड नहीं। आंसर इज सोर्स कोड। सोर्स कोड में जैसे आपने कोई भी लैंग्वेज देनी है, हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ये कुछ भी टाइप हो रहा है, कंप्यूटर अंदर जाकर इसको जो प्रोसेसिंग होगी, तो यहाँ पे कंपाइलर जो होगा हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको क्या करेगा? अंदर जाकर प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है उस पर समझाना। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, लेकिन जब तक उनको उनकी भाषा में समझाए ना तो उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कई लोग हैं जिनको जिस तरह की लैंग्वेज होती है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे नॉर्मल जैसे उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें समझ आता है, तो वो उनका सोर्स है कि आप उनको किस तरह से, कई लोगों को इजीली इंग्लिश समझ आ जाती है, कईयों को हिंदी नहीं समझ आती, कईयों को इंग्लिश समझ नहीं आती, कईयों को लोकल लैंग्वेज समझ आती है। तो लोकल आप उसको उसकी जो जिस वे से वो समझना चाहते हैं आप वो सोर्स पकड़ते हो। तो वैसे ही ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम क्या होगा, जिससे ह्यूमन समझ सकता है। हमें डिजिट्स नहीं समझ आएंगे, कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट्स नहीं आएंगे, हमें क्या समझ आएगा, सोर्स कोड। नेक्स्ट आता है व्हाट डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। हमें अगर हमने अपने पीसी को कोल्ड बूटिंग करनी है, कोल्ड बूटिंग मतलब हमने स्टार्ट करना है, तो हम क्या कौन सी डिस्क लेंगे, सेटअप डिस्क नहीं, डायग्नोस्टिक। ये परफॉर्म को तो करती हैं फंक्शन सारे, लेकिन पर्टिकुलरली मतलब जिसको बोल सकते हैं हर फंक्शन करती हैं, लेकिन जो आपका सिस्टम डिस्क है ये आपका स्पेसिफिकली फंक्शंस भी करता है, लेकिन इसके साथ और चीज़ों को भी एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम डिस्क। कंपाइलिंग क्रिएट्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपाइलिंग क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज, तो प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सब रूटीन, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स जो होती हैं दैट इज कैलकुलेशंस, और ये बेसिकली ALU यूनिट जो कि CPU का पार्ट होता है, CU एज वेल एज आपका ALU यूनिट यानी एल्गोरिदम लॉग, आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपके एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करती है। इट्स द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, इट्स द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले जल्द से जल्द मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक सेशन कैसा लग रहा है। अगर देखिए कल के सेशन में मैंने देखा आप ज़्यादा लोग लाइक, कई लोग शेयर किया है, जिन्होंने शेयर किया थैंक यू सो मच, जिन्होंने लाइक किया है तहे दिल से थैंक यू कि आपने मेरे साथ 2 घंटे मुझे झेला है, या फिर 2 घंटे जो हैं आपने मेरे साथ लगाए हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, थैंक यू सो मच। और आज के सेशन को भी जितना आपने आज शेयर कल शेयर किया था इससे ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने आप में जैसे बोल सकते हैं ना एक मोटिवेशन का काम होता है कि हाँ यार बच्चे आ रहे हैं समझ रहे हैं तो मुझे और अच्छा करना है, तो वैसे ही आपके साथ मैं खड़ी रहूँ। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक व्यूअर भी बढ़ता है ना तो बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं अच्छा लग रहा है, वरना ऐसे लगता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो मैराथन क्लास है उसमें जितना हो सकता है सभी आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो जो JOA ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको JOA चाहिए और जो आपसे पूछ रहे हैं कि JOA की तैयारी कहाँ करें, तो उनको भी रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो ये चीज़ कीजिए। सेकेंड, आपका आज का सेशन और कल के 2 सेशंस जरूर आप देखिए। साथ ही साथ जिस दिन पेपर होता है प्लीज़ शेयर करना, और अगर पेपर नहीं आया तो ये मत बोलना मैम आपका पढ़ाया नहीं हुआ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, बाकी पेपर डालने वाला जाने वो क्या डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज। अगर हम अपने प्रोसेस जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं, ठीक है, अगर हम कंप्यूटर पर लिख रहे हैं यानी कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर के निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया जो है असेंबलिंग, असेंबलिंग असेंबल करना होता है, असेंबलिंग असेंबलर्स चाहिए जो मिड लेवल से लो लेवल करते हैं, तो ये नहीं आता। कंपाइलिंग ये हाई से मिड लेवल पे जाता है या लो लेवल पे, कंपाइलर्स चाहिए, इसके लिए असेंबलर्स चाहिए। एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये नहीं आएगा। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कोडिंग, कोड, क्योंकि इसमें भी ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि ये क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 इसको समझता है, डिजिट समझता है, और इसकी डिजिटिंग की क्या होती है, अपनी कोडिंग होती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा अगर उसके पास कंपाइलर ना हो, नहीं। कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में करता है। बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये हाई से मिड करेगा, और मिड से लो जो है वो आपका क्या करता है, असेंबलर। मिड लेवल से आपका लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये नहीं है, लोडिंग लोडर्स नहीं है,
आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मत सोचो कि इस तरह से पेपर बहुत सिंपल है मैम, बहुत सिंपल पेपर है तो ये तो आता नहीं है, पेपर का लेवल थोड़ा टफ कीजिए। आज सिंपल है, कल थोड़ा आपको मिक्स एंड मैच दिया, आज सिंपल किया, कल इससे भी एडवांस है, ताकि आप डिफरेंट लेवल्स को टच कर सको। आपका ये पेपर या ये मैराथन लाना, मुझे आपको कोई पेपर नहीं बताना है, मुझे आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, जैसे कि भाई आपको आता है। कई बार होता है कि हम गलती से कुछ गलत ना कर दें, सुना हुआ याद रहता है, ठीक है। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड एज, जो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम उसकी मॉडिफिकेशन, पैचेस क्या होते हैं, पैचेस होते हैं जैसे किसी कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज आती है उसको फिक्स कर देना, मतलब पैचेस मतलब टू हील अप करना, ठीक है। एंटीवायरसेस नहीं है, ठीक है, आपका होल्स नहीं है, आंसर इज फिक्सेस, फिक्स कर देना। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्सेस। लैन इज यूजफुल फॉर, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ रूम्स तक रहता है, जो एक अपने घर, पर्सनल जिसको बोल सकते हो। रेलवेज, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यहाँ पे आपके जैसे वाइड एरिया नेटवर्क भी लग सकते हैं और मैन भी लग सकता है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन। आंसर इज बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का अपना पर्सनल लोकल एरिया, चाहे वो आपके मोबाइल्स का नेटवर्क हो, उसको कोई और नहीं शेयर करेगा विदाउट योर परमिशन या विदाउट योर वाईफाई एक्सेस। डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, डेटा जो है आपका जब कॉपी किया जाता है फ्रॉम एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, डेटा जब भी हम कॉपी करते हैं, जो भी डेटा आप कॉपी कर रहे हो वो कहाँ पे स्टोर होगा, ड्राइवर पे, टर्मिनल पे, आपका प्रॉम्प्ट पे, या आपका क्लिपबोर्ड। ड्राइवर क्या होता है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, वैसे ड्राइवर्स आर द डिवाइस, ड्राइवर्स आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, तो ये नहीं है। टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, ये नहीं। प्रॉम्प्ट नहीं, वो कहाँ पे आपका स्टोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड पे, कहाँ पे होता है, क्लिपबोर्ड। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, जितनी भी हम फाइल्स को डिलीट करते हैं, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए क्या आएगा, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर पे हम सारी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं। टूल बार, जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार नीचे होता है जहाँ पे हम डेट टाइम को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये नहीं है। सारी कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन, कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन। लेट मी ड्रिंक द वाटर प्लीज। थैंक यू। वॉट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट, मतलब कौन सा मेन्यू हम कट, कॉपी, पेस्ट में, मतलब कौन सा मेन्यू हम सिलेक्ट करना है अगर हमें कोई चीज कट करनी है, कॉपी करनी है। देखिए कट के लिए हम क्या लगाते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, कट, C for copy, V for paste, control plus C copy, control plus V paste, control plus A that is select all, control plus Z undo, Y redo, then S is save। तो यहाँ पे अगर हमने करना है फाइल में जाकर, फाइल में तो हमारी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वो करते हैं। टूल्स, यहाँ से हम हेल्प लेते हैं, टेबल्स नहीं। आंसर इज एडिट, क्या आएगा, एडिट में जाकर आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेटा एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। आपका ये डेस्कटॉप है मान लीजिए, तो डेट और टाइम आपको कहाँ पे मिलेगी, हेड पे, टाइटल पे, मेन्यू बार्स पे यानी होम जो रिबन्स होते हैं वहां पे, या डाउनफॉल में, ठीक है। टास्क बार, कीबोर्ड्स, कीबोर्ड्स इज द इनपुट डिवाइस। रिसाइकल बिन, जहां पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स की डिलीटेड फाइल्स को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसाइकल बिन। माई कंप्यूटर नहीं, आंसर इज टास्क बार, कहाँ पे रखा जाता है, टास्क बार। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कल भी किया था। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स क्या कहा जाता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको डालने के लिए, तो ये नहीं है। रिलेटेड फाइल्स, देखिए रिलेटेड फील्ड्स होता, देन इट इज रिकॉर्ड्स, क्या है आपका, रिकॉर्ड्स, ठीक है। और फील्ड्स क्या होती हैं आपके, कॉलम्स, ठीक है, तो ये नहीं है। अब आपका डेटाबेस नहीं, आंसर इज, अगर रिलेटेड
कि अगर हमें फाइल्स को रिकॉर्ड कलेक्शन करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड। क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड। कि रिकॉर्ड की कलेक्शन इज फाइल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। ये चीजें देखो, कल हमने पूछा था कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या है, तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या बनाता है आपका, रिकॉर्ड बनाता है। और रिकॉर्ड की कलेक्शन क्या बनाएगा, फाइल्स। और कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या बनाएगी, आपकी डेटाबेस। फाइल्स की कलेक्शन, फाइल्स की कलेक्शन जो है ये आपका क्या बनाती है, आपका डेटाबेस। क्लियर, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो किस किस को यहां तक के क्वेश्चंस प्रॉपरली ठीक हैं और आपको सेशन में मजा आ रहा है, जल्दी बताइए, तब हम आगे चलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भाई मज़ा तभी आएगा जब आप शेयर करोगे और मेरा जैसे कॉन्फिडेंस है बूस्ट ऑन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ। हर बॉक्स स्प्रेडशीट में क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट यानी वर्कशीट्स। अब बाय डिफॉल्ट कितनी एक्सेल में शीट्स होती हैं, 3। वर्कशीट्स की कलेक्शन क्या बोलती है हमारी, वर्कबुक। तो पहली चीज रिकॉर्ड, ये दोनों ऑप्शन सेम है। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रोज, और रिकॉर्ड्स क्या बनाती हैं आपकी, फाइल्स। तो ये नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं, रिकॉर्ड नहीं, आंसर इज सेल। आंसर क्या है आपका, सेल। मेन फोल्डर और सेल कंप्राइजेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स, RC। ठीक है, शीट्स कितनी होती हैं, डिफॉल्ट 3। वर्कबुक is called as the collection, worksheets की collections क्या कहलाती है, वर्क, WB यानी वर्क बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। अ प्लेटफॉर्म इट्स अ सेटअप जहां से हम वर्क करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो देखिए, अगर हमें कुछ भी अपने कंप्यूटर पे एक्टिवेट करना होता है तो हमें ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं ताकि उसके फंक्शनिंग प्रॉपर चल पड़े। ठीक है, तो ये नहीं है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है एक ऐसी चीज जो दो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो आंसर इज रूट डायरेक्टरी। आंसर क्या है आपकी, रूट डायरेक्टरी। अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज, फाइल जो है ये क्या रेफर करती है, विजार्ड, डॉक्यूमेंट, डिवाइस या डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होती है जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर लें, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। डिवाइस इज द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विजार्ड नहीं, आंसर इज अ फाइल को हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट है। फाइल नहीं करोगे तो आप डॉक्यूमेंट लिखोगे। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ चार्ट, वर्कबुक, वर्कशीट्स या नन ऑफ दीज। देखिए, वर्कबुक चार्ट तो नहीं होगा, चार्ट्स वही होते हैं आपके कि प्रॉपर चार्ट्स जो आपका पूरी बैलेंस शीट खुलती है ना उसमें, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और वर्कबुक क्या, वर्ड बुक। वर्ड बुक का मतलब क्या है, जहाँ पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लिखोगे दैट इज योर वर्ड बुक। ठीक है, जहाँ पे आप वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो दैट इज योर वर्ड बुक। तो ये नहीं है। डायरी भी, जैसे आजकल लोग अपनी बायोग्राफी आजकल सारे कंप्यूटर पे लिखते हैं, पुराने टाइम पे लोगों को डायरी लिखने की बहुत आदत थी। तो आंसर इज वर्ड बुक। इसमें क्या आएगा, वर्कशीट्स। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, देखिए ये एक पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको मैंने रिफाइन किया है। तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को टिक लगा लीजिए, आने वाले टाइम पे हम और क्वेश्चंस को करेंगे। कल के 2 सेशंस हैं आपके, जो कल एंड परसों, उनको देखना मत भूलना, क्योंकि अगर बाय द वे क्वेश्चंस आ गए तो हम बाद में आप जैसे मैं रिग्रेट ना करूं या आप रिग्रेट ना करो। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, आपका जो है जॉयस्टिक। ठीक है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस इज योर CPU which is called as a brain of a computer and it contains CU and arithmetic logic unit. ठीक है, ये नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, आपका लाइनेक्स, ये सारे हैं, आपका मैक, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये नहीं है, आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म वर्ड का काम, MS वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का काम करेगा, वो और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। MS वर्ड जो है और कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा। द ब्लिंक, तो इसलिए इसका आंसर क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजिशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड एज ब्लिंकर, कर्सर, कॉर्सर या पॉइंटर। तो जो आपका ब्लिंकिंग पॉइंट होता है ना, आपने देखा होगा आप डॉक्यूमेंट्स लिखते हो तो वहाँ पे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो वहाँ पे एक लाइन ब्लिंकिंग कर रही होती है इस तरह से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ब्लिंकर नहीं, कॉर्सर नहीं, पॉइंटर नहीं, आंसर इज कर्सर। दैट इज योर लैंग्वेज क्या आएगी आपकी? कर्सर। Which application is commonly used to prepare presentations and slideshows? Slideshow and presentation हम कहाँ पे यूज करते हैं? Photoshop, PowerPoint, Outlook Express या फिर आपका none of these। Photoshops में हम हमेशा एडिटिंग का काम करते हैं, जैसे फोटोज के फिल्टरेशंस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, एडिटिंग करते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, दैट इज फोटोशॉप। आउटलुक एक्सप्रेस नहीं है, जहाँ पे हम पावर पॉइंट, इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो के लिए हमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए? दैट इज पावर पॉइंट, और इसकी एक्सटेंशन क्या है? PPTX। और इसमें अगर हमें देखा जाए तो हम इसमें एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं, एनिमेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितनी देर में खत्म होता है? मुझे नहीं पता, हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, पर कल के जो मैराथन होंगे, आज का आपका फीडबैक कैसा लगता है आपको, आज का सेशन, उसके हिसाब से कल आपका जो है, इतना तो मुझे पता है कि कल 2 सेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा, जिसमें आपके 918 के क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल, जो भी आप, अगर आपने किसी फाइल को नाम दिया होता है, ठीक है, आप फाइल का नाम क्यों देते हो? ताकि आप उसको स्टोर कर सको, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको या उसको प्रिंट कर सको। हम फाइल का नाम क्यों देते हैं? जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया मैराथन 1, मैराथन 2, तो मैंने नाम क्यों दिया मैराथन? मैं सीधे मैराथन ही लिख देती, 1 2 क्यों किया? ताकि मुझे जो मैंने फाइल बनाई है वो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूं, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। स्टोरिंग नहीं होगा, एक्सेसिंग नहीं होगा, आपका प्रिंटिंग भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट? अगर हमें कौन सा मेन्यू जो है जाकर आपका, कहाँ से हम प्रिंट का जो है, देखिए इसमें क्या होगा, Ctrl+P, ठीक है, यस P, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडिट पे जाकर या तो कट कॉपी पेस्ट होता है, स्पेशल पे जाकर नहीं, टूल्स पे जाकर नहीं। हम कहाँ जाते हैं जब हम प्रिंट करते हैं? तो हम जाते हैं फाइल मेन्यू में जाते हैं, और वहां पे आपने देखा होगा सेव एज आइकन्स बने होते हैं और नीचे लिखा होता है प्रिंट। तो आंसर इज 5। अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज, सेव डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? फाइल जहाँ पे, जिस पे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। आपका वर्ड नहीं, वर्ड तो जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। प्रोजेक्ट नहीं, आंसर सेव डॉक्यूमेंट। कहाँ पे सेव डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फोल्डर। वो क्या है आपका, आपने जो भी पिक्चर्स होता है, आपकी गैलरी होती है, गैलरी में आप पिक्चर्स का नाम लिखते हो तो उसको आप एक फोल्डर बना देते हो कि यहाँ पे ये वाली पिक्स हैं, ये वाली यहाँ पे, दैट इज योर फोल्डर। नंबर्स इन द टेबल कॉलम्स आर यूजली, जो भी ये मान लीजिए ये टेबल कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, नंबर्स लिखे गए। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे? राइटली अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, जस्टिफाइड या सेंटर? देखिए Ctrl+J इज कॉल्ड जस्टिफाइड। सेंटर्ड के लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं? E, तो ये नहीं है। Ctrl+L इज लेफ्ट अलाइंड। हम टेबल्स हमेशा किस साइड बनाते हैं? हमेशा राइट अलाइंड, राइट तरफ। फाइल्स में भी ऑर्गेनाइज बाय स्टोरिंग देम इन, फाइल्स को हम कहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं? दैट इज इन फोल्डर्स। आर्चिव्स नहीं, इंडेक्सेस नहीं और लिस्ट्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हियरार्की? आपने डेटा हियरार्की में छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक हियरार्की में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड, फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड या बाइट बिट। सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की क्या है, बिट। उसके बाद बिट्स के बाद क्या आता है, बाइट्स, ठीक है, 8 बाइट्स। फिर 8 बाइट्स के बाद क्या बनेगी, कलेक्शन ऑफ फील्ड। आपकी बाइट्स के बाद क्या है, फील्ड्स। कॉलम्स क्या है, फील्ड्स बनाते हैं, और फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या होगी, आपका रिकॉर्ड्स। एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद क्या आएगा आपका फाइल, और फाइल के बाद क्या आएगा आपका डेटाबेस। तो राइट ऑप्शन इज ए। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर फॉर द पर्सनल यूज इज, कंप्यूटर जो है आपका पर्सनल यूज के लिए इज मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी। क्रे भी था, ठीक है, क्रे ने बनाया था सीडीसी 600। और इंडिया में कौन सा है, परम, ठीक है, बिटाकर ने बनाया है। और अगर देखा जाए आपका फ्यूगाको इज द फास्टेस्ट, जो कि जापान में बना है। तो आपका क्या है, मिनी कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मेन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं वो नहीं है। कंप्यूटर हम जो पर्सनल यूज के लिए करते हैं वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, यानी पोर्टेबल कंप्यूटर। इसको हम पोर्टेबल भी बोल सकते हैं, जैसे आपका लैपटॉप, टैबलेट, टैब, पीसी, जो आपका जैसे पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप आ गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आ गया, टैब आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, ये सारे पोर्टेबल हैं। और पोर्टेबल कंप्यूटर्स हमेशा किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में। फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज मार्कोनी, एडिसन या चार्ल्स बेबेज। तो आंसर इज चार्ल्स बेबेज, आंसर इज चार्ल्स बेबेज। लेट मी ड्रिंक द वाटर। मॉडर्न कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन, मॉडर्न कंप्यूटर कब डेवलप किया गया, 1950, 1946, 1960 या 65। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स थे वो हमेशा, सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ आया था, 1946 में। और पहला कंप्यूटर कौन सा था, इनियाक, ठीक है। विच मटेरियल इज लर्न, 1950 नहीं, 60 नहीं, और 65 नहीं। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो ही आपके वैक्यूम ट्यूब्स और उसमें, तो मॉडर्न कंप्यूटर तभी से आया था। नेक्स्ट आता है आपका, विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में कौन सा मटेरियल डाला जाता है, मैग्नेटिक डिस्क जो कि आपकी क्या है, इसके अंदर क्या आएगा आपका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड नहीं है, आंसर इज आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन कंप्यूटर। कितनी एरो कीज होती हैं कंप्यूटर में, 1 2 3 4। तो आपको पता है ये इस तरह से एरोज होते हैं। तो हाउ मेनी एरोज आर देयर, दीज आर कॉल्ड एज अ नेविगेशन कीज ऑल्सो। तो ये कितनी होती हैं आपकी, 4, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ माउस, इसमें से कौन सा है जो आपका माउस का काम करता है, कीबोर्ड, कीबोर्ड यस, कीबोर्ड आपका स्कैनर, आइकन्स, दीज आर इनपुट। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज ट्रैक बॉल। आपने देखा होगा माउस के ऊपर एक बॉल लगा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। और ये क्या है, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। LCD स्टैंड्स फॉर लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो क्या आएगा, जो LCDs आजकल ये चल रही है ना LCDs, ये क्या है आपके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अ स्कैनर स्कैन्स, एक स्कैनर क्या है, पहली चीज स्कैनर क्या होता है, इज द इनपुट डिवाइस। क्या है आपका इनपुट डिवाइस। कल हमने स्कैनर से क्वेश्चन किया था, आज आपको पूछा गया है कि स्कैनर्स क्या करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट को स्कैन करता है, पिक्चर्स को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, या कुछ भी नहीं करता, या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि ये पिक्चर्स को भी करता है और टेक्स्ट को भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। सबसे कॉमन टाइप स्टोरेज डिवाइस की क्या है, परसिस्टेंट जो स्टे करता है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। तो अगर देखा जाए जो सबसे कहते हैं ना सबसे अच्छा स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, तो ये क्या आएंगी आपकी फ्लैश, मैग्नेटिक डिस्क नहीं, आपकी ऑप्टिकल डिस्क कौन सी आ गई, CDs, तो ये नहीं है, परसिस्टेंट भी नहीं है, ठीक है।
द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस पे होती हैं स्टार्टिंग के लिए? आपकी रोम चिप पे नहीं, सीडी रोम पे नहीं, आंसर इज रैम पे। किस पे होती है? रैम पे। नन ऑफ दीज पे भी नहीं आएगा। अब परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, परमानेंट स्टोरेज कहाँ पे होती है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम या हार्ड डिस्क? तो अगर परमानेंट स्टोरेज करनी है तो कहाँ पे होगी? फ्लॉपी पे नहीं, मॉनिटर पे नहीं, रैम तो आपका मेन मेमोरी है और ये तभी तक होगी जब तक कंप्यूटर ऑन है। कहाँ पे है? आपकी हार्ड डिस्क में। द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कौन सी भाषा समझता है? तो अब तो आपको क्या, सीक्रेट लैंग्वेज, कोई सीक्रेट लैंग्वेज नहीं होती। अमेरिकन लैंग्वेज नहीं, आंसर इज मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ रहा है और कैसा लग रहा है सेशन प्लीज? नेक्स्ट आता है, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? डेसिमल, डेसिमल क्या होता है? 0 to 9 यानी 10 की पावर बेस 10, ऑक्टल 0 to 7 यानी आपका 7, दैट इज योर 8, ठीक है। हेक्साडेसिमल होते हैं 16, जो कि आपके 0 से 9 और फिर 15 तक होते हैं, A to F, ठीक है। 10 to 15 जो है अल्फाबेट और 0 to 9 आपके नंबर्स, तो ये 16 होते हैं। लेकिन कंप्यूटर कौन से उस पे सिस्टम पे काम करता है? वो हमेशा बाइनरी कोड पे करता है, दैट इज बाइनरी सिस्टम। किस पे करता है? आपके बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम कौन सा है? आपका 0 and 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, जो आपका पर्पस है सॉफ्टवेयर का, उसको डेटा को किस पे कन्वर्ट करना है? वेबसाइट पे नहीं, आपका ऑब्जेक्ट पे नहीं, प्रोग्राम इज द इंस्ट्रक्शंस। डेटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हम डेटा को हमेशा इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हैं। जब इंफॉर्मेशंस आएंगी फिर ही जाकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, पैकेज, पैकेज नहीं है, इंटरप्रेट करना मीन्स ट्रांसलेट करना, कंपाइलर जो कंपाइल करता है लैंग्वेज को हाई से लो, आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर किस मेन पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फंक्शनिंग करेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का फंक्शन। और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज। व्हाट इज टर्न की? टर्न की क्या होती है? कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्लीट लैंग्वेज नहीं, कंप्लीट हार्डवेयर नहीं। टर्न की जो होती है ना ही वो हार्डवेयर है, ना ही वो सॉफ्टवेयर है, ना ही कंप्लीट हार्डवेयर है। तो जो आपका ये है टर्न की सिस्टम, ये टर्न की सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जो आपके डॉक्यूमेंट्स को जो एक इंटरकनेक्शन देता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कंप्लीट हार्डवेयर है और कंप्लीट ही सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशंस या फ्लो चार्ट। अगर हम डेटा कंप्यूटर पे डाल, हम कोई भी चीज अगर कंप्यूटर पे डालते हैं तो वो क्या होती है? जल्दी बताइए। हम कोई भी चीज अगर कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो क्या होगा? एल्गोरिदम नहीं, लॉजिक्स होते हैं ये तो, कैलकुलेशंस नहीं, फ्लो चार्ट नहीं, आंसर इज इनपुट। जो भी चीज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जब तक कंप्यूटर के अंदर चीज डाली नहीं जाएगी वो प्रोसेसिंग नहीं करेगी और आपको आउटकम नहीं आएगी। तो जो भी डेटा डालते हैं, डालने का काम क्या होता है? आपका इनपुट। कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर तो महान है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं थकता, दैट्स वाई उसकी प्रॉपर्टी है डिलीजेंस। हम तो थक जाते हैं, हम कंप्यूटर की तरह तो है नहीं। लेकिन ये जो कंप्यूटर है इसकी कैपेसिटी क्या होगी? लिमिटेड है, एक टाइम तक, अनलिमिटेड है, आपकी लो है या हाई है? कंप्यूटर कभी नहीं थकता, बस वो बूटिंग करता रहता है। तो कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है? अनलिमिटेड। आप में से ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है? हम लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सुबह से शाम तक जो है एक जगह पे बैठे रहे। हमारे दिमाग में अगर हम थोड़ी देर पढ़ रहे हैं फिर हम फोन पे लग जाते हैं, तो दैट इज, पर कंप्यूटर अगर काम कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक ऑन रखो या 12 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह तक के ऑन रखो, कंप्यूटर थकता नहीं है। वो ये नहीं बोलता, बस उसको चार्ज करना पड़ता है। अगर आपके लैपटॉप्स हो और अगर आपका डेस्कटॉप हो तो वो तो यूपीएस से चलता है।
ठीक है, CPU चाहिए, बट इट्स ये एक ऐसी चीज है जो थकती नहीं है। मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? कंट्रोल यूनिट का नहीं, इनपुट डिवाइस का नहीं, कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है, इनपुट डिवाइस का पार्ट नहीं है, आउटपुट का नहीं है। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दिया, आउटपुट डिवाइसेस इज योर मॉनिटर, इट्स योर प्रिंटर, ठीक है। तो आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या है? आपकी मेन मेमोरी, और मेन प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम एंड रोम, ठीक है। रैम मेमोरी जिसको हम लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रोम मेमोरी जिसपे हम रीड कर सकते हैं। परमानेंट मेमोरी रोम है, रैम इज द टेम्पररी मेमोरी। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, गीगो क्या है? गीगो इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, कितना डाला है और कितना बाहर आएगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वर्सटैलिटी, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक और फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट हमेशा आपकी कितना आपने डाला है और कितना बाहर आएगा वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो आंसर इज एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट, और कंप्यूटर हमेशा 100% जो है आपकी क्या देता है? एक्यूरेसी। नाउ हु इन्वेंटेड पंच कार्ड्स? पंच कार्ड्स कब यूज होते थे? फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशंस में यूज होते थे। तो जो पंच कार्ड है वो किसने किया? पैवरस नहीं, जैकवर्ड ने जैकवर्ड मशीन की, पास्कल, ब्लेसी पास्कल ने कैलकुलेटर किया था, ठीक है। तो ये नहीं, तो ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं बची। आंसर इज नन ऑफ दीज। इसको किसने किया था? हरमन होलार्थ ने, हरमन होलियार्थ, ठीक है, इसने किया था आपका इन्वेंट पंच कार्ड, ठीक है। यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है? और आई होप कि आपको सेशन बोर नहीं लग रहा हो। जल्दी बताइए कि सेशन कैसा लगा, और सेशन यहाँ तक आपको मजेदार लग रहा है। अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है तो मैं देखती हूँ कितने लोग आप शेयर कर रहे हैं और कितना आप लाइक करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और बोर तो नहीं हो रही, सबसे पहली चीज है बोर मत होना, ठीक है। अबेकस वॉज डेवलप्ड इन, अबेकस कब डेवलप हुआ था? अबेकस कल मैंने आपको बताया था, अबेकस जो है दैट इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो ये कहाँ पे हुआ था? चाइना, चाइना की कौन सी जगह? बेबीलोन। ये सिर्फ एडिशन एंड आपका क्या करता है? सब्सट्रैक्शन। अबेकस का काम मैथमेटिक्स में सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस्ड? भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमने जनरेशन से क्वेश्चंस किए थे। फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन थी 1955 से 65 तक, और इसमें हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स, और इसकी स्पीड क्या है? माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। और एक चीज और याद कर लीजिए, ट्रांजिस्टर्स सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स और असेंबली लैंग्वेजेस चल पड़ी थी। थर्ड में है आपका इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, जो कि किसके बने हैं? सिलिका के, तो ये नहीं है। फिर आपका है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन इसमें नैनो स्पीड सेकेंड्स थी। ये है आपका वैक्यूम ट्यूब्स, ये क्या है? आपकी वैक्यूम ट्यूब्स, जो क्या करती हैं आपकी फर्स्ट जनरेशन में, और इसको है 1940 से 55 तक ले लीजिए, ठीक है। कहीं पे 40 है, कहीं पे 45 है। वैक्यूम ट्यूब सबसे लार्ज साइजेस के थे, और पंच कार्ड्स, पंच टेप्स इसमें यूज करते हैं, और अगर इसमें मिली सेकेंड्स था। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई। तो आंसर इज माइक्रोस्कोप प्रोसेसर कहाँ पे यूज किया गया था? फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन आई थी 1971 में। इसकी क्या थी? आपकी नैनो माइक्रो प्रोसेसर्स मिली सेकेंड्स, इसकी थी पिको सेकेंड्स। और अब जो जनरेशन चल रही है वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आईमैक क्या है? आईमैक इज द मशीन नहीं, नेटवर्क, नेटवर्क के लिए हमें रूटर्स चाहिए। मॉडर्न दैट इज कॉल्ड आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आंसर इज प्रोसेसर। ये क्या है? आपका प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे, क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम आता है आपका डेस्कटॉप्स बोल लीजिए, वर्क स्टेशन बोल लीजिए, मिनी कंप्यूटर नहीं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं ये आपके क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर्स। आंसर इज सुपर कंप्यूटर। किसने डिस्कवर किया है? क्रे ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन है? CD रोम, रैम, रजिस्टर्स, कैश। CD रोम दैट इज आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। रैम दैट इज योर आपकी जिसको आप टेम्पररी स्टोर कर सकते हो। मेन मेमोरी। अब आपको बताना रजिस्टर्स फास्टेस्ट हैं या कैश। देखिए रजिस्टर्स स्मॉलेस्ट हैं और फास्टेस्ट हैं, लेकिन किस में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। लेकिन इससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा है? आपका कैश। कैश फास्टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपका किसका है? कंप्यूटर का पार्ट है, स्मॉलेस्ट है बट फास्टेस्ट है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रैम। रजिस्टर्स भी फास्टेस्ट हैं बट वो पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रोसेसेस में यूज्ड होते हैं। यहाँ पे उन्होंने यही नहीं बोला है विच इज़ फास्टेस्ट, तो कैश। अब ये डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे लिख देते कंप्यूटर प्रोसेसेस में फास्टेस्ट तो आंसर होना था आपका रजिस्टर्स। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ माउसेस। जो हमारा माउस होता है वो क्या है? एक मैकेनिकल जनरल है। फुल डुप्लेक्स इज योर टू वे ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक है या ऑप्टिकल या मैकेनिकल है? तो देखिए जो माउस है इट्स अ इनपुट डिवाइस, और माउस के बारे में अगर हम जाने तो उसमें ट्रैक बॉल होता है। आंसर इज ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। नंबर ऑफ फंक्शन कीज आर देयर। हाउ मेनी फंक्शनल कीज आर देयर? 12, 13, 14 या 15। तो हाउ मेनी फंक्शनल कीज आर देयर? 12, दैट इज F1 to F12। ठीक है। अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड। एक प्रिंटर कितनी प्रिंटिंग कर सकता है पर सेकेंड्स में? आपकी 100 to 100 नहीं, 5 to 50, 5 to 100 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 to 4000, 200 से 4000 तक। हाउ मेनी एरो कीज। देखिए बार बार वो क्वेश्चन, ये जो पेपर है ना इसमें कई क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे घुमा दिया जैसे लगता है दिल नहीं था और डाल दिया। अगर यही क्वेश्चन पेपर बाय द वे आपको इस तरह से इस बार लेवल आ जाए तो आपका, और यही क्वेश्चंस आ जाए तो दुआ कीजिए कि आपका क्लियर हो जाए। तो आंसर इज 4। कितनी एरो कीज होती है? 4। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड आउटपुट, आपका म्यूजिक साउंड, डिजिटाइजिंग या स्क्रीन आउटपुट। देखिए प्रिंटेड आउटपुट होता है आपका HC दैट इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, दैट इज स्क्रीन आउटपुट, वो स्क्रीन की है, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जैसे ही इसका प्रिंटेड वर्जन आपको मिलेगा दैट इज योर आपका सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। म्यूजिक साउंड्स नहीं है, डिजिटाइजिंग नहीं है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग या ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन। OCR जो होते हैं दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। देखिए मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर्स ऑल आर आउटपुट्स। ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन टच स्क्रीन इज योर इनपुट डिवाइस। ये टच स्क्रीन है ना, इस पे आप डालोगे तभी जाकर आप टच करोगे। आपकी फोन की टच स्क्रीन है दैट इज योर इनपुट, वो पहले से ही बिल्ट इन है। इनपुट डिवाइस क्यों? टच स्क्रीन आप आउटपुट नहीं कह सकते क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर या आपके फोन्स के अंदर पहले से ही इनबिल्ट है, दैट इज टच स्क्रीन। ठीक है, दिखती है तब आउटपुट, पर बेसिकली टच स्क्रीन इज द इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ किसे कहा जाता है? CD रोम नहीं, प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। हम पॉइंट भी कर सकते हैं और उससे ड्रॉ, ये पॉइंट है ना, इससे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर मैंने पेन की जगह कर्सर लिया है तो कर्सर किसको क्लिक करेगा? आपका माउस को। USB टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी, टर्शरी, ऑक्सिलरी या फिर आपका सेकेंडरी। USB क्या है आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑक्सिलरी है या टर्शरी है या फिर प्राइमरी है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कोई भी डाउट, कुछ भी ऐसा लगता है कि मैम ने ये चीज़ गलत करवाई है या ये चीज़ ऐसी है, आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर क्या होगी? कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है या बोथ A and B।
तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी हमेशा क्या होती है, इंटरनल। और कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम। फ्लैश इज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम या रैम। क्या होगा, फ्लैश ना तो सॉफ्टवेयर है ना ही आपका हार्डवेयर है, ये क्या है, आपका रोम। और एक चीज और बता देती हूँ, ये ई प्रोम में जो होता है दैट इज फ्लैश, और ई प्रोम को हम क्या करते हैं, यूवी से, रैम नहीं होता है, रैम से ये डिफरेंट होता है। सीडी इज इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपकी क्या है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी, क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस है और ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी होते हैं जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बाइट्स नहीं, आपकी बिट्स। 8, एक बिट कितने के बराबर होता है, 8। एक बाइट कितने के बराबर होता है, 8 बिट्स। निब्बल कितने के बराबर होता है, 4। बग इज द एरर, क्यूबिक मीटर नहीं आएगा। डीवीडी क्या होती है, डीवीडी इज डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, आपका डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क या डायनामिक वीडियो डिस्क। तो डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मीनिंग ऑफ IBM, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM क्या है, आपकी जो भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जो कि ग्राफिकल डिजाइन पे है, वो सारी आपकी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, पहली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी थी, C++ नहीं थी, सी डेनियस रिचेस ने 1972। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं, 1957 में आई थी वो लैंग्वेज, और कौन थी, जॉन बेकिस ने। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए फोर्ट्रैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। इसमें से हम कौन सी लैंग्वेज को कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, बेसिक, ठीक है, बिगनर और पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड नहीं, आपकी पास्कल दैट इज फॉर टीचिंग पर्पस और निकोलस वर्थ ने दी थी, कबोल नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्ट्रेन ट्रांसलेटर या फॉर्मूला ट्रांसलेटर, जो कि किसने किया था, जॉन बेकर्स ने। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, जो आपका यूनिक्स है वो किसके लिए यूज होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, वेब सर्वर्स या फिर आपका लैपटॉप कंप्यूटर्स। देखिए, यूनिक्स इज द मल्टीटास्कर, जिसको बोल सकते हैं मल्टी यूजर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो लाइनेक्स आपका, जिसको आप बोल सकते हो लाइनेक्स है, यूनिक्स है, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये कहाँ पे होंगे, सुपर लैपटॉप कंप्यूटर्स या फिर डेस्कटॉप्स के लिए। तो आई होप कि ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए यूज होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज जावा। तो ये क्या है, JVM, दैट इज आपका वर्चुअल मशीन, बाइट कोड चाहिए। जेम्स कॉस्लिंग ने किया था, बेसिक नहीं है, कबोल नहीं है, पास्कल नहीं है। कबोल इज बिजनेस ओरिएंटिंग लैंग्वेज और पास्कल इज फॉर टीचिंग पर्पसेस। यहाँ देख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जो बेसिकली यूनिक्स जो है ये डेस्कटॉप्स के लिए आता है। चलिए, अब यहाँ से आपका हिस्ट्री सेशन शुरू होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का सेशन अच्छा लगा। कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो प्लीज बता देना, बट यहाँ तक क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए, माइक्रोलिथ्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ, माइक्रोलिथ जो है वो इम्पोर्टेंट टूल्स किसके हैं, लेट्स सी द आंसर्स। ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, लेट स्टोन एज या फिर मिडल स्टोन एज। देखिए, लेट स्टोन एज इज कैल्कोलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज इज न्यूलिथिक जिसमें एग्रीकल्चर आए थे, ओल्ड स्टोन एज इज पैलियोलिथिक। तो जो आपकी मिडल स्टोन एज है जिसको हम मेसोलिथिक्स भी बोलते हैं, आपका मेसोलिथिक एज, ठीक है, जो आपकी कब से आई थी, ये आपकी बोलते हैं 4000 BC से। न्यू स्टोन एज जो है ये 10,000 BC में आई थी, उसके बाद आपकी कैल्कोलिथिक आई थी। Mahaviras are the followers were originally known as
अरिहंस, अनुव्रतास, महाव्रतास या निग्रंथस। देखिए अनुव्रतास होते हैं जो उसके वोज थे, जैनिज्म के जो वोज थे ना, वो 4 वोज थे वो। महाव्रतास नहीं, अरिहंस नहीं, आंसर इज निग्रंथस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फेमस गायत्री मंत्र, इसमें से कौन सा है जो गायत्री मंत्र लेकर चलता है? उपनिषद कितने हैं? 108। बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद ये सबसे पुराने हैं, सबसे बड़ा बृहदारण्यक है। आपका मुंडक उपनिषद में आपका सत्यमेव जयते दिया है, आरण्यक्स नहीं है। यजुर्वेद जहाँ पे प्रैक्टिसेस के रिचुअल्स के लिए है, आंसर इज ऋग्वेद। सबसे पुराना भी कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं? 10। ड्यूरिंग हुज रेन शिवाजी केम टू फोर्थ फ्रंट, किसके टाइम पे जो है शिवाजी आए थे? मतलब शिवाजी का जो मेन कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत का? सॉरी, मुगल एम्पायर। कौन था वो एम्परर जिसमें महाराज शिवाजी भी इंक्लूड? मराठास का इन्वेजन शुरू हुआ था। शाहजहां नहीं, दारा शिको ये इनका बेटा था, आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी शिवाजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो औरंगजेब जिनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मुगल पीरियड इज, मुगल पीरियड के टाइम पे जो स्त्रियों की प्रथा जैसे बोल सकते हैं सिचुएशन थी, वो क्या थी? सेम एज सल्तनत पीरियड यानी दिल्ली सल्तनत, हाईली रिस्पेक्टेबल, इम्प्रूव्ड या डिटियोरेटेड? तो आंसर इज डिटियोरेटेड, बहुत बुरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रीजन मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता कम टू दिल्ली? इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान बलबन या इल्तुतमिश? देखिए दीवाने और सुल्तान बलबन ने चलाया, पेबोज की प्रथा इन्होंने चलाई, चालीसा इन्होंने बंद किया, तो बलबन के टाइम पे नहीं आया। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी, चालीसा इन्होंने चलाया था। मंगोल्स चंगेज खान ने इल्तुतमिश के टाइम पे काम इन्वेड किया था, और जो बोलते हैं जीतल और टंका इन्होंने चलाया था। कुतुब मीनार की कंप्लीशन इल्तुतमिश ने करवाई थी, तो ये नहीं है। मोहम्मद तुगलक, अब आपके पास ऑप्शंस क्या बची? मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, देखिए दाग एंड चेरा प्रथा इन्होंने शुरू की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स इन्होंने चलाए थे। तो और इन्होंने कहा जाता है सैलरी देना शुरू की थी, सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये नहीं है। सीरी कैपिटल इनके टाइम पे आई थी, क्योंकि इन्होंने जो है मंगोल्स पे क्या कहा जाता है, विजय पाई थी। इन्होंने इक्ता प्रथा को खत्म किसने किया था? आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? मोहम्मद तुगलक, इनको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। टोकन करेंसी इन्होंने चलाई थी, और कहा जाता है इन्होंने दौलताबाद इन्होंने बनाया, क्वार्चिल एक्सपीडिशन इन्होंने कहा, एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए इन्होंने दीवाने को ही शुरू किया था। तो आंसर इज मोहम्मद तुगलक। तो मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता जो थे वो किसके टाइम पे आए थे? मोहम्मद तुगलक के टाइम पे आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, ये भी याद रखना। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी इस पे? रिहला। कौन सी बुक लिखी थी? रिहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहाशाला सिस्टम वाज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जप्ती सिस्टम, नश्क, बटाए या फिर नन ऑफ दीज? दहशाला सिस्टम और जप्ती सिस्टम एक ही है, जिसमें लैंड टैक्सेशन रिफॉर्म्स को किया गया था। और ये किसने किया था? ये तोडरमल ने किया था, जो कि एक रेवेन्यू मिनिस्टर था। किसके दरबार का? अकबर के दरबार का। तो जप्ती सिस्टम और दहशाला सिस्टम किस टाइम के रूलर पे शुरू किया गया था? अकबर। और किसने शुरू किया था? आपके तोडरमल ने। तो आंसर इज जप्ती सिस्टम, जो कि लैंड से रिलेटेड था। Which of the following was able to put an end to the सन्यासी रिवोल्ट? सन्यासी रिवोल्ट को किसने खत्म किया था? रॉबर्ट क्लाइव was the first governor of बंगाल, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy of India and last governor general of India। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने परमानेंट सेटलमेंट करवाई। तो आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग, जो कि जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773, तो क्या बन गए थे? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसने सन्यासी रिवोल्ट को खत्म किया था। और एक और चीज याद रखना, गवर्नर ऑफ इंडिया
जो था आपका वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये भी क्वेश्चन आता है, आपको ये भी पूछ सकते हैं, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज योर विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा को खत्म किया था। आइवरी पेंटिंग वॉज द स्पेशलिटी ऑफ हाथी दांत। आइवरी क्या होती है, हाथी दांत होते हैं ना, उनकी कलाकृति को या चित्रकारी को हम क्या बोलते हैं, मारवाड़, बुंदी स्कूल्स, या फिर आपका अलवर शैली या बीकानेर शैली। तो जितनी भी आइवरी पेंटिंग्स हैं दैट डील्स टू द अलवर स्कूल, ये किसको डील करती थी, अलवर, मारवाड़ीज को नहीं, बुंदी शैली को नहीं, बीकानेर स्कूल को नहीं। द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज चलाया, सत्यार्थ प्रकाश लिखी, गो बैक टू वेदास इनका स्लोगन था, और जितने भी डीएवीज हैं वो किससे रिलेटेड हैं, आर्य समाज से रिलेटेड है। तो दयानंद सरस्वती, जैसे आपका विवेकानंद से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि शिकागो में किसने रिप्रेजेंट किया था 1893 में, विवेकानंद ने, उनका नाम था नरेंद्र शर्मा। तो जो आपके ये थे, ये उदय शंकर थे, शिव शंकर, देव प्रिया, या फिर आपके मूल शंकर, दैट इज योर मूल शंकर, उनका नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। तो वो थे आपके विवेकानंद, और जैसे उन्होंने रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद या फिर ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद। Where was थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ पे है, कलकत्ता, आपकी ये 1875 में बनी थी, और ये कहाँ पे बनी थी, न्यूयॉर्क। किसने बनाई थी, ब्लेवेट्स्काय, ठीक है, BSK एंड ऑलकट ने बनाई थी। उसके बाद एनी बेसेंट भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी थी। When did फर्स्ट नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर कौन है, A.O. ह्यूम। किससे परमिशन ली थी, लॉर्ड डफरिन से। रोदनी कैसल जो था ना शिमला का, वहां पे आपकी डिस्कशन हुई थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये 1885 में बना था। ठीक है, इसको पहला जो था 1885 में किया था। WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कहा जाता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो जो पहला सत्र हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, लेकिन वो उससे पहले पुणे में होना था, लेकिन वहां पे ड्यू टू फेमाइन इसको शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में, जो गोकुल दास तेजपत्र संस्कृत कॉलेज में हुआ। तो वो था 1885। 1886 में सेकेंड हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी, जिसको आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी एंड ब्रिटिश रूल इन्होंने दिया। ये सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ये याद रखना। 1886, 1847 नहीं, 1896 नहीं। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय, अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो किसने फॉर्म की थी, केटी तलंग जो है, कहा जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में किसने फाउंड की थी, 1886 में किसने फाउंड की थी, केटी तलंग, बदरुद्दीन तैयबजी एंड फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता FN, बदरुद्दीन तैयबजी BT और केटी तलंग, इन तीनों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ एसोसिएशन 1886 में फाउंड की। तो ये कैंसिल। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, और हमने कल किया था आचार्य न्यूज़पेपर, इन्होंने लिखा है आर्य न्यूज़पेपर। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज पे कौन मरे थे, लाला लाजपत राय। अगर हिमाचल से देखा जाए तो मंडी में आए थे 1906 में, और साइमन का प्रोटेस्ट किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। ये एक्सट्रीमिस्ट थे। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस कौन थे, रास बिहारी बोस को जो है कहा जाता है आपके कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज और फिर 1945 में किसको दे दी थी आपकी, 1942 में किसको दे दी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद, ये 1915 में चले गए थे जापान, जहाँ पे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, और जिसका बाद में किसने कंटिन्यू किया है, वो आपके सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर इज सावरकर ब्रदर्स, दामोदर, दैट इज 1904 में बनी थी, 1904 में। यहाँ तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस किस किस के सही हैं, यहाँ तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस किस किस के सही हैं। फिर हम ज्योग्राफी करेंगे। भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जल्दी बताइए जिसके क्वेश्चन सही गए हैं, आपको सेशंस कैसा है। ये
पैम्परिंग के लिए नहीं कह रही। अगर सही में आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको बोर नहीं लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर कल के महा मैराथन्स देखने हैं तो प्लीज़ एक लाइक, जितना कर सकते हो शेयर कीजिए, जितना लाइक कर सकते हो कीजिए, यही एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आए, ठीक है। मैं इतना जरूर कहूँगी कि कंटिन्यू मतलब 7 बजे भी आपका सेशन हो सकता है HPGK का, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकती क्योंकि टाइमिंग्स पे होगा। अगर तो मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपका 7 बजे सेशन में आऊँगी, अदरवाइज नहीं होता है तो कल आपका 7 बजे का सेशन HPGK का जरूर होगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि अगर ये कितनी देर चलता है, अगर आपका ये सेशन प्रॉपरली अपलोड होगा, अच्छे से हो गया तो आपका 7 बजे क्लास लगेगी, अदरवाइज कल तो आपकी 7 बजे क्लास लगेगी ही लगेगी। और आपका जो कल महा मैराथन है वो भी जाएगा। आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। मेरे पास अगर आप मुझे जैसे कह सकते हैं ना कि आपको ना मैं बोर कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस सेशंस को भी देखना और शेयर भी करना। और उम्मीद करती हूँ कि आप में भी एनर्जी कल अपनी तिगुनी करके आना और क्लास को जरूर अटेंड करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? बेटुल प्लेट्यू, ये सतपुड़ा में है। ये कहाँ पे है? आपके सतपुड़ा में। एक सेकेंड, यस, सतपुड़ा में। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये झारखंड पे पड़ता है। मालवा प्लेट्यू ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, दैट इज योर दक्कन प्लेट्यू। इट्स अ वोल्केनिक प्लेट्यू, सबसे बड़ा, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में है ये। क्वीन ऑफ हिमालयस इज, ज्योग्राफी सेशन कर रहे हैं, क्वीन ऑफ हिमालयस किसे कहा जाता है? धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी। नंदा देवी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कि उत्तराखंड में आती है, गढ़वाल रीजन में आती है। धौलागिरी आपका नेपाल में पड़ता है। वैसे हम क्वीन ऑफ हिमालयस बोलते हैं दार्जिलिंग को, क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से सबसे अच्छा कंचनजंगा दिखता है। तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कि सिक्किम में है। और क्वीन ऑफ हिमालयस भी किसको कहा जाता है? आपका कंचनजंगा को। इंडिया का जो है वो कौन सा है? कंचनजंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल? इसमें से कौन सा है जो ओरोग्राफिक रेनफॉल कंसिस्ट नहीं करता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होती है? जो होती है माउंटेन्स में। ओरोग्राफिक का मतलब होता है पर्वतों वाली। तो पर्वतों की रेनफॉल कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट्स में भी होती है भाई। वेस्टर्न घाट्स दो साइड्स होती हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है उसको बोलते हैं लीवार्ड साइड, और जिसमें बारिश सबसे ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं विंडवर्ड साइड्स। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये विंडवर्ड साइड्स पड़ते हैं। शिलोंग प्लेट्यू ये भी आपका मेघालय में पड़ता है, ठीक है। शिलोंग पीक इज द हाईएस्ट पीक, और आपको गैरो, जानतिया, खासी हिल्स आपकी शिलोंग पे पड़ती है। नॉकरेक पीक जो है मेघालय में, लैंड ऑफ क्लाउड्स भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा बारिश मेनस्ट्रम में होती है। तो आंसर इज असम वैली। असम वैली जो है ये लीवार्ड साइड पे पड़ती है, तो जिसलिए ये आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं लेती है, तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल को एक क्वेश्चन और आता है, रेगड़ मिट्टी, चरनोजम भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन लगती है, तो ये सारी ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा दक्कन प्लेट्यू की साइड होती है। तो आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक सॉइल। उसमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, ये सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं होता है? दैट इज योर फॉस्फोरस। ये मिनरल ब्लैक सॉइल में नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। देखिए कई क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर आने वाला है, उसके बाद थोड़े से दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर में 22 सबसे बड़ा है, 21। कई बार क्या हुआ है, होता है कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि लॉन्गेस्ट डे पूछा गया है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वो सिर्फ ये देखते हैं लॉन्गेस्ट डे, लेकिन ये नहीं देखते कि क्वेश्चन क्या है। कई बार पेपर में, एक दो पेपर्स में ऐसा पूछा गया, लॉन्गेस्ट डे ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर। हम अपने दिमाग में रखते हैं लॉन्गेस्ट डे मीन्स 21 जून। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार जरूर ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट डे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कोई बच्चा नहीं भूलता, लेकिन अगर हम अपनी स्टुपिडिटी से जब गलत करके आते हैं तो बहुत दुख होता है। तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर जरूर देखना कि साउदर्न में पूछा है या नॉर्दर्न में पूछा है।
नॉर्दर्न में तो 21 जून है और साउदर्न में वो सबसे छोटा दिन है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी क्योंकि आपको दक्षायन चल रहा है तो सबसे लंबा दिन 22 जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा आपका 22 दिसंबर और साउदर्न में होगा 22। फिर इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। 23 मार्च को इक्वल आपका जो कहते हैं ना वर्नल, ठीक है, और ऑटमल लगता है 21 सितंबर को। तो ये चीजें याद रखियो, ठीक है। अब पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ कितना है, अप्रोक्सीमेटली 149.7 होता है, 149.7। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 150 मिलियंस। आपको ये भी याद रखना है पेरीहीलियन क्या होता है, एपीहीलियन क्या होता है। एपीहीलियन जो होता है दैट इज कि जब अर्थ से सन और अर्थ में डिस्टेंस बहुत दूर है, वो होता है 4 जुलाई को। सन और अर्थ का डिस्टेंस पास होना इज कॉल्ड पेरीहीलियन, जो आएगा आपका 3 जनवरी को, ठीक है। पेरीगी और एपोगी क्या होती है, पेरीगी होती है जब मून और अर्थ का डिस्टेंस पास में होगा पेरीगी, जो मून और अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा होगा, दूर हो गया तो अवे, पास हो गया तो पेरीगी। पेरीहीलियन जब पास हुआ और जब दूर हो गया तो एपीहीलियन। आप ऐसे याद कर सकते हो। आपको हिंदी में क्या टर्म्स बोलते हैं आई डोंट नो, इतना नहीं पता। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू प्राइम मेरिडियन, ठीक है, कहाँ से पास होती है, दैट इज ग्रीनविच। न्यूयॉर्क से नहीं, दिल्ली से नहीं, आपकी पेरिस से नहीं। पेरिस इज फेमस फॉर आईफिल टावर, न्यूयॉर्क इज फेमस फॉर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और दिल्ली जो है दैट इज द लाल किला, लाल किला यानी रेड फोर्ट। काउंटर लाइन्स इज द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेस ऑफ, मतलब जो काउंटर लाइन्स होती हैं, समोच्च रेखा, वो किसके समान होती है, एलिवेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल या ह्यूमिडिटी। तो जो समोच्च रेखा होती है वो किन स्थानों को जोड़ती है, आपके ऊंचाई को, तापमान को, वर्षा को, आर्द्रता को। आर्द्रता को तो रिलेटिव आपकी ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रेनफॉल होता है आइसो हिट, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, आइसो हाइट, ठीक है। टेम्परेचर इज आइसोबार, तो आंसर इज ऊंचाई, दैट इज एलिवेशन। सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फ। देखिए पेनेंट रॉक कौन सी होती है, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक के बाद आती है सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो सैंडस्टोन जो होता है वो किस में होता है, क्वार्ट्जाइट में। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मार्बल जो है वो नहीं होता, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, शेल से आपकी स्लेट बनती है, ये मेटामॉर्फिक है। बट वहां पे पूछा गया है सैंडस्टोन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट, सबसे गर्म ओशन करंट कौन सा है, लेब्राडोर इज द कोल्ड। पेरुवेरियन जो होता है पेरुक्लंस, और इसको हमबोल्ट भी बोलते हैं भाई, हमबोल्ट। तो ये है आपका पेरुक्रंस जो कि आपके कोल्ड है। तो आंसर इज कुर्शियो। आंसर क्या है आपका, कुर्शियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू, जिस लेयर में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल, ये आपका बाहर चला गया, मतलब थर्मोस्फेयर से ऊपर की लेयर है। आयनोस्फेयर जो होती है 82 to 40 के बीच में होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, थर्मोस्फेयर में ही होती है। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे जेट फ्लाइज चलते हैं, और ओजोन लेयर यहाँ पे होती है। शोभ मंडल, शोभ मंडल में हम रहते हैं, क्लाउड एक्टिविटी सारी शोभ मंडल में होती है। जेट स्ट्रीम्स कहाँ से ब्लो करती है, जेट स्ट्रीम्स जो है ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट, और शिफ्ट किस तरफ होती है, नॉर्थ टू साउथ। अगर ब्लोज पूछा है तो वेस्ट टू ईस्ट, अगर बोला जाए शिफ्ट बदलती कहाँ से है तो नॉर्थ टू साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ए हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड किसको कहा जाता है, ब्लैक सी नहीं, डेड सी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, आंसर इज अटलांटिक ओशन। ये बिजनेस पॉइंट से बिजिएस्ट ओशन है, ट्रेड पॉइंट से, और ये एस शेप्ड होता है, इसको हम हेरिंग पॉन्ड भी कहते हैं। वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टबैको इज, टबैको का सबसे ज्यादा, तंबाकू का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है भाई, रशिया, ये नेचुरल गैस के लिए, इंडिया माइका के लिए, यूएसए जो था पहले पेट्रोलियम का था, लेकिन अब इसमें जो सबसे ज्यादा है वो आ रहा है रशिया। तो ये नहीं है, आंसर इज चाइना, सबसे आगे चाइना ही है। सबसे पहले पेपर भी कहाँ आया था, चाइना में ही आया था, और सबसे पहले वायरस कोविड भी कहाँ आया था, वुहान में, चाइना में। ये एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं भूल सकता।
चलिए अब आता है ये आपका पॉलिटी सेशन है। ये क्या है आपका पॉलिटी सेशन, इसको हम जल्दी कवर करेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। 2 आपका सिटीजनशिप, जो कि कहाँ से चलता है आपका 5 to 12, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 3 आपका, पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 5 इज योर प्रेसिडेंट यूनियन। तो आंसर इज पार्ट 3, दैट इज 12 to 35, ठीक है। याद रखना लीगल राइट जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। 300 आर्टिकल में किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता प्रॉपर्टी से। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स री इलेक्शंस टू हिज पोस्ट। प्रेसिडेंट जो है आपका पार्ट 5 में आता है, आर्टिकल 52। और प्रेसिडेंट कितने टाइम तक, 5 साल तक बना रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट कितने टाइम द्वारा प्रेसिडेंट बन सकता है। एक जैसे मान लीजिए मिस्टर कोविंद है, ये अगर इनका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो ये कितने टाइम बाद जो है फिर से क्या ये द्वारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं? यस, जितनी मर्जी टाइम ये जा सकता है, एज नंबर ऑफ टाइम्स। विच पार्ट प्रोवाइड 2 प्राइम मिनिस्टर्स इन 2 years टाइम। कौन सा ऐसी पार्टी है जिसमें 2 प्राइम मिनिस्टर्स एक ही टाइम पे बदले गए थे? वो थी आपकी जनता पार्टी। कौन सी थी? जनता पार्टी। ये कब की बात है? 75 में, जब नेशनल इमरजेंसी आई थी। द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शंस लोकसभा वर हेल्ड इन। पहले मिड टर्म इलेक्शंस कब हुए थे? 1962 में, 71, 77 या 80? 80 में नहीं हुए, 77 में बीजेपी नई गवर्नमेंट बनी थी, 62 में नहीं, 1971 में। 1 मार्च एंड 10 मार्च, इन दोनों में द्वारा मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, 1 to 10 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन जो आता है ये आता है 323, राइट। और यूपीएससी आता है 314 से 323। इन सब के मेंबर्स को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है जिनको जो संविधान के अंदर आती है, जो संविधान से बाहर जाती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज नीति आयोग, जो कि क्या है, कब बना था? 2015 में। एक्स ऑफिशियो मेंबर, मेन मेंबर कौन सा है? ये आपका कौन होते हैं? मिस्टर मोदी। वैसे सीईओ कौन है? आपके अमिताभ कांत। और वैसे कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल है कि आज तक कितनी बार जो है आपकी वित्तीय आपातकाल घोषणा हुई है या घोषित आपातकाल इमरजेंसी? कभी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है और हो भी ना। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल डील विद विच अमेंडमेंट। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त, लोकायुक्त जो होते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है ये कब आया था? 110 अमेंडमेंट जो है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ SC एंड ST की जो एज है उनको बढ़ाने के लिए। 109 जो है ये एक्सटेंशन फॉर द वुमेन्स है। 114 जो है ये बताता है, ये ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें हाई कोर्ट की एज की रिटायरमेंट 62 से 65 कर दी, 60 से 62 कर दी है, ठीक है। तो 116 अमेंडमेंट। लोकपाल जो होते हैं वो यूनियंस में होते हैं। लोकायुक्त जो काम करता है ऑम्बड्समैन होते हैं जो आपकी स्टेट में काम करते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, राजकोषीय नीति का संदर्भ किससे है? सरकार की राजस्व और व्यय नीति, कृषि उर्वरक नीति, ग्रामीण साख नीति या ब्याज नीति। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? सरकार की राजस्व नीति या रेवेन्यू नीति, ठीक है। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? देखिए वैसे इंकलाब जिंदाबाद की टर्म किसने निकाली थी? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने वर्ड निकाला था इंकलाब जिंदाबाद, पर ये स्लोगन किसने दिया था? इकबाल ने, भगत सिंह ने, या फिर आपका महात्मा गांधी ने या भगत। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा है? भगत सिंह ने। इकबाल ने नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, हसरत मोहानी ने नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एम्फेसिस। जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसमें क्या कहा गया था?
यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ का, महासंघ का या सरकार के संघात्मक रूप का, वो क्या था? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 368 क्या कहता है? भारतीय संघ की शासकीय भाषा जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। कौन सा? आर्टिकल 343। लोक रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ SC एंड ST, मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो है सीटों का आरक्षण। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, या पावर्स ऑफ द भारतीय संसद की संविधान में संशोधन शक्तियां। तो ये क्या है आपकी 368 अमेंडमेंट। ये किससे डील करता है आपका? दैट इज अमेंडमेंट से। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ, हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली फेडरेशन, US से हमने लिया है प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स, आयरिश से हमने लिया DSPS दैट इज योर डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी प्रिंसिपल। आंसर इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश यानी UK से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसके बाद एक आपका इंग्लिश और एक आपका हिंदी सेशन है, देन उसके बाद आपका जो है करंट अफेयर्स है। तो चलिए यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा है उम्मीद करती हूँ, और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए, ओपन योर बुक एट डैश एंड स्टार्ट रीडिंग। ओपन योर बुक ऑन पेज 10, एट नहीं आएगा ऑन, क्योंकि आप पेज को टच करोगे। एंटोनिम्स ऑफ रिपग्नेंट, रिपग्नेंट होता है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का प्लेन नहीं होता, रूड नहीं होता, प्रतिकूल मतलब अनुकूल मान जाना। मीनिंग ऑफ इडियम टू ड्रॉ अ लाइन, किसी के बीच में लाइन घोषित कर देना, तो वो क्या है आपका? टू फिक्स अ लिमिट, टू बी स्टर्न, टू कॉशन समवन या टू इंसल्ट समवन। तो आंसर इज टू फिक्स अ लिमिट। भव शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवानी, भावी, भवानी या भवा। आंसर इज भवानी। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या? कलम तोड़ना, फिर उसने लिख लिख के कलम तोड़ दी। पेन तोड़ देना, कुछ ना लिखना, बढ़िया लिखना या बर्बाद करना। कलम तभी टूटेगी जब आप लिखोगे, जब कुछ नहीं लिखोगे तो कलम ऐसी ही रहेगी। तो आंसर इज कुछ बढ़िया लिखना। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो ज्यों के त्यों लिख दिए, मतलब जैसे हैं वैसे ही लिख दिए जाए। तो कटोरा, कबूतर, कोयल, ये सारे आपके तद्भव वर्ड्स हैं, क्योंकि संस्कृत में इनके अलग मतलब है। कपूर जो है ये आपका तत्सम है। ठीक है, अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स। तो चलिए पहले यहाँ तक वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, और अब हमारे कुछ करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, हो सकता आए, पर मैं इससे पहले करंट अफेयर करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि टोक्यो ओलंपिक्स को पढ़ के जाना। कितने अवार्ड्स जीते हैं, इंडिया की क्या रैंक है, ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये करंट टॉपिक है, हो सकता है कि आपके पेपर में आए। तो टोक्यो ओलंपिक्स को पढ़ के जाइए। देखिए, आपको करंट अफेयर्स वैसे जुलाई टू सितंबर देखना है। अभी तक मैंने पेपर नहीं देखा है आपका 918। आज आपका पेपर वो सॉल्व करके कल आपके महा मैराथन में वो क्वेश्चंस आएंगे, और महा मैराथन में जो क्वेश्चंस चलेंगे जो उसमें आपके वो सारे क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा। तो वहां से मैं एनालाइज करके आपको बता दूंगी कि पेपर्स में कहाँ के पूछे। तो प्लीज कल के सेशंस को मिस मत करना। Which country has test fired the surface to surface ballistic missile? Ballistic missile गजनवी जो है वो किसने? सरफेस टू सरफेस, पहला क्वेश्चन कि सरफेस टू सरफेस में बालिस्टिक ये गजनवी कौन सी है? दैट इज सरफेस टू सरफेस यानी लैंड टू लैंड। गजनवी ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान या ओमान। तो आंसर इज पाकिस्तान। 12 अगस्त 2021 में ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है लॉन्च की गई थी पाकिस्तान से। तो पहला क्वेश्चन आपको अगस्त से आएगा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवे प्रोडक्ट्स? एमवे प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? इसको करवाने से पहले इंडिया का रैंक टोक्यो ओलंपिक्स में कितना था? 48। कितने मेडल्स जीते? 7, जो क्या था? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो आपको ये बताना है गोल्ड मेडल जो था वो 1 ही जीता गया,
2 सिल्वर मेडल्स जीते गए और 4 आपके जो है ब्रॉन्ज मेडल्स। तो पीवी संधू ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपके नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल, लवलीना बोर्गेन जो कि बॉक्सिंग में इसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, साई खोम मीराबाई चन्मू इसने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, लिफ्टिंग में। तो ये है जो आपकी एमवे प्रोडक्ट की क्या कहा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर। तो नीरज चोपड़ा को याद रखना। जेवलिन थ्रो में किसने जीता है, आपका नीरज चोपड़ा। विंटर एंड समर ओलंपिक से क्वेश्चंस प्लीज एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state or the UT Indian Air Force has built one of the world's highest mobile air traffic control tower? कौन सा ऐसा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें इंडिया ने पहली बार सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया है? तो सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। ये लगा है नियामा विलेज में, नियामा विलेज ऑफ लद्दाख, ठीक है। ये यूटी है, 2019 में बनी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज थी जो आपकी 370 धारा खत्म करके बनाई गई। तो इसके जो है आर के माथुर, देखो यहाँ पे आपका जैसे टावर लगाया है, यहाँ पे सिनेमा भी बना है, छांग फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया गया। तो ये सारी चीजें लद्दाख में डेवलपमेंट्स की जा रही है फॉर द टूरिज्म बेसिस, ठीक है। विच स्टेट एंड यूटी हैज लॉन्च्ड ई नगर मोबाइल ऐप एंड पोर्टल? इसमें से कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है? तो ई नगर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो मिस्टर रूपानी जो सीएम है उन्होंने शुरू की गई है। तो ये कहाँ के सीएम है, ये है आपके गुजरात के। कहाँ के सीएम है, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a global brand ambassador of Italian luxury brand Bulgari? वल्गरी बोलो या बल्गरी बोलो। तो बल्गरी का आपका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? रिहाना, जेनिफर विंगेट, जेनिफर एनिसन या प्रियंका चोपड़ा जोन्स? तो आंसर इज प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। एट विच प्लेस डेफ एक्सपो 2022 is scheduled to be held? डेफ एक्सपो 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए डेफ एक्सपो जो है ये हर 2 साल बाद होता है। इसमें लैंड एंड नेवी दोनों पार्ट करते हैं, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री काम करती है। सबसे पहला हुआ था न्यू दिल्ली में, लास्ट ईयर जो है लखनऊ में हुआ है। मतलब आप ये मान के चलो 2017 में, ठीक है। तो वो लखनऊ में हुआ था और अब जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है आपका गांधीनगर। इसमें लैंड और नेवल का इंटरकनेक्शन बताया, ठीक है। तो चलिए ये था मेरा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैराथन क्लास अच्छी लगी है। अगर तो मैराथन क्लास अच्छी लगी है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर कोई गलती लगती है तो माफ़ी चाहूँगी, बट अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आज जितने कैंडिडेट्स थे ना उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कल बाकियों को भी ऐड करवाइए। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं सेशंस नहीं लाऊं। अगर आपको लगता है कि मैम इट्स अ वेरी लंबा और लॉन्ग है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भी आप मुझे लिख देना, तो मैं उसके बेसिस पे देखूंगी। पर कल के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपकी कंप्यूटर का अलग सेशन होगा और जीके का अलग सेशन होगा। तो जो कंप्यूटर का सेशन है उसमें आने वाले क्वेश्चंस को मैं डील करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। उम्मीद करती हूँ अभी देखूंगी, अगर आप थंबनेल्स देख लेना, अगर हिमाचल जीके की क्लास लगती है तो आप उस पर भी अटेंड करना 7 से 8, अदरवाइज वो कल लगेगी, कल तो पक्का लगेगी। बट देख लेना कि थंबनेल लगता है, अगर टाइम मिल जाएगा मुझे आप इसको डाइजेस्ट कीजिए। 4 से 6 हो गए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि फटाफट वो क्लास भी दे सकूँ। तो अगर नहीं हो पाया तो कल तो होगी क्लास। तो आज के लिए इतना ही, बट प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। दैट्स द रिक्वेस्ट, दैट्स द मोटिवेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी, एंड प्लीज लाइक करना ना भूलना। बाय बाय।